हाय गाइस, फिर से नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वनों का प्रशासनिक विभाजन। ठीक है, इससे पहले जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, स्टार्टिंग में वीडियो देख लीजिए, उसके बाद यहाँ आइए। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जो हमारी मुहिम चल रही है हर एक लाइन को एक साथ पढ़ने की, मतलब बुक जो आपकी परीक्षा वाली इसको लाइन टू लाइन पढ़ने की, वो बहुत अच्छी चल रही है। आप लोग का बहुत अच्छा साथ आ रहा है। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जल्द से जल्द लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वनों का प्रशासनिक विभाजन मतलब प्रशासन के अंतर्गत वनों को कितने भागों में बांटा गया, मतलब कितना कितना परसेंट कितने को पास जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वन विभाग। अब सबसे पहले वन क्या है, वन विभाग के अंतर्गत आएंगे तो वो कितना परसेंट वन विभाग के अंतर्गत है। सबसे ज़्यादा परसेंट किसके अंतर्गत कहोगे, वन विभाग के अंतर्गत। ठीक है, कितना है 40 मतलब 70.46। ठीक है, तो 70.46% किसमें प्रतिशत वन इस श्रेणी में आते हैं जिसमें पर्यावरण और आपदाओं की दृष्टि से इन वनों पर पूर्णतः सरकारी नियंत्रण है। मतलब ये याद करो, वनों के मतलब जो वनाधिकारी हैं इनके अंतर्गत कितना आता है। ठीक है, वन विभाग के अंतर्गत आता है 70.46%। ठीक है, और रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपदा ज़्यादा आती है, जिसके कारण क्या आपदा हो गया, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अच्छा सरकारी के नियंत्रण में रहता है इस चक्कर में। ठीक है, दूसरा राजस्व। ठीक है, अब ये पहला हो गया। दूसरा है राजस्व विभागाधीन। अब राजस्व के अंतर्गत क्या कितने परसेंट आता है, तो राजस्व में थोड़ा कम आता है। तो राजस्व में थोड़े का मतलब 13.76%। तो 13.76 जो है ये प्रतिशत राजस्व के अंतर्गत आता है। पेपर किस तरह से पूछा जाता है, मस्त पेपर कैसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जो वनों का कितना प्रतिशत भाग राजस्व के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना 13.76 जो परसेंट है ये किसके अंतर्गत आता है कहोगे, राजस्व के अधीन आता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछेगा क्या जो राजस्व के विभाग के अंतर्गत वन मतलब जो पशु चरा सकते हैं और या फिर लकड़ी काटने की छूट है या नहीं है। तो ऐसे कभी का पूछा है तो बिल्कुल है, राजस्व के अंतर्गत आप क्या कर सकते हो कहोगे, पशु चराने और लकड़ी काटने की छूट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वन पंचायत दिन। अब जो वन पंचायतों के अंतर्गत जो गाँव मतलब होती, गाँव में जो पंचायत होता है उसके अंतर्गत अब जो गाँव में भाई जहाँ पंचायत होगी उतने को ही तो आप करना पाओगे ना, तो पंचायत ज़्यादा हो सकती है। तो याद रखना 15.32%। मतलब पंचायत के लिए कैसे आप कर सकते 15.32 होगा। रीज़न क्या है बताता हूँ आपको। देखो जैसे एक देखा जाए एक राजस्व विभाग आएगा ना, तो राजस्व विभाग ज़्यादा होगा या वन जो पंचायत विभाग ज़्यादा, पंचायत ज़्यादा होंगे ना, तो पंचायती जो होगा व्यवस्था उसके अंतर्गत ज़्यादा आएगा, राजस्व के कम आएगा। 2% कम है, लेकिन कम तो कम है भाई। तुम हार रहे हो एक नंबर से जीत, मतलब 1 पॉइंट से जीत रहे हो या 1 पॉइंट से हार रहे हो, हार होती है। तो वही चीज़ हो, समझ में आया कुछ आप लोग का, बिल्कुल गए हो। तो ये समझ में आना चाहिए आपको। सबसे पहले आएगा 70%, 70.46% किसके अंतर्गत आता है, वो आता है आपके वन अधिकारी के अंतर्गत। फिर राजस्व के अंतर्गत की बात आएंगे तो 13.76। उसके बाद आपका कहा आता है वन पंचायत के अंतर्गत 15.32। ठीक है, देखो अब ये लॉजिक की बात है, क्या है, पशु चराना मतलब यहाँ पे क्या हो, स्थानीय वन और पंचायतों के अधिकार के अंतर्गत है। ठीक है, तो यहाँ स्थानीय वन पंचायतों का नियंत्रण करते होंगे, समझ में आया, स्थानीय वन पंचायतों का नियंत्रण होता है। अब निजी और अन्य संस्थानिक, अब देखो निजी मतलब खुद का एक तरह से होना निजी है जैसे, ठीक है, और जैसे कुछ अन्य संस्थानिक हो गए, कोई जो संस्था ने कर रहा है कि हमें इसको सुरक्षित करना, तो उसके अंतर्गत कितने बनाते हैं, तो वहाँ आते हैं 0.46%। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं है, खाली पॉइंट में 0.46% मान के चलो, इतना है। ठीक है, और निजी व्यक्तियों, नगर पालिकाओं, नगर परिषद आदि का अधिकार रहता है, वही है, मतलब निजी व्यक्तियों, मैंने कहा था ना, खुद ने जो प्लान उजागर करें, नगर पालिका, नगर परिषद आदि का अधिकार। अब आपको इतना तो पता है वनों से लाभ, ये देखते हैं। अब क्या है वनों से लाभ, अब यार ये तो सभी को पता है वनों से कुछ ना कुछ लाभ होगा, तो लाभ देखते क्या होता है, जैसे वैसे ही बता दो, तो वन होंगे तो हमको ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा मिल सकती है। ठीक है, ज़्यादा क्या मिलेगी, मतलब जैसे हम वातावरण में क्या होता है उसमें, जैसे वन है, ठीक है, वनों से क्या होगा, ज़्यादा वन होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि फेफड़े जो है, कौन से किस वन को हमारे फेफड़े कहते हैं, तो दुनिया का फेफड़ा किसे कहते हैं, तो याद है ना, अमेजन के वन को कहते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वन ज़्यादा है। ठीक है, वन ज़्यादा है जिसके कारण क्या होता है, वर्षा होती है।
ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। अब वन ही नहीं है तो ये सब दुर्दशा तो होती है। CO2 की मात्रा बढ़ जाती है जहाँ वन नहीं होते हैं, यही चीज़ है। पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, समझ में आया ये चीज़। देखो, वन एक नवीनीकरणीय संसाधन है, ठीक है। अनवीनीकरणीय संसाधन जिसको हम दोबारा से उगा नहीं कर सकते, नवीकरणीय होता है जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं, ठीक है। तो वन क्या है? नवीनीकरणीय, जिसका मानव सभ्यता के विकास एवं संवर्धन में विशेष महत्व रहता है। इनसे मिलने वाले अप्रत्यक्ष लाभ प्रत्यक्ष लाभ से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, अप्रत्यक्ष लाभ जो है प्रत्यक्ष लाभ से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो समझ में आ रहा है? आना भी चाहिए। मतलब जो तुम्हें दिख रहा है उससे कहीं जो नहीं दिख रहा है वो तक लाभ मिलते हैं। अप्रत्यक्ष लाभ देखो, वनों के कारण वायु और जल, मृदा अपरदन तथा बाढ़ से हमारी भूमि की रक्षा होती है। समझ में? वनों से के कारण वायु सुगंधित हो जाती है, शुद्धिकरण होता है, पॉल्यूशन कम होता है। फिर जल, मृदा अपरदन, ठीक है। और बाढ़ जैसे हमारी क्या होती है? भूमि की रक्षा होती है, ठीक है। वनों की पत्तियों के गिरने और सड़ने गरने ने भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है। समझ, जैसे वनों की पत्तियां जो होती है गिरती हैं, जिससे सड़े गड़ेगी तो वो धरती पे जाएगी, धरती में क्या होगा? उससे क्या होता क्या? उर्वरता में वृद्धि होती है। वायुमंडल में CO2 और O2 संतुलित तथा जलवायु को सम बनाए रखने में वनों का मैंने कहा ना, वायुमंडल में CO2 और O2 जो होंगी केवल संतुलित होंगी, ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगी। वही चीज़ कह रहा है, समझ में आना चाहिए आपके। इनसे प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि, अधिक वर्षा में भी वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये तो मतलब पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो खाली आप सुनो भाई, क्योंकि ये चीज़ें आपको याद होगा, ये बचपन से पढ़े आ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैं नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जिन वनों में वृक्षाधन अधिक पाया जाता है वहाँ वर्षा अधिक होती है। देखो, वनों में अनेक जीव जंतु को संरक्षण मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जैव और पर्यावरण दोनों प्रकार के संतुलन में वनों का अहम भूमिका है, ठीक है। इस प्रकार प्रत्यक्ष है कि जैव में क्या है, समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद क्या है? प्रत्यक्ष लाभ देखते हैं, जो दिखता है, मतलब इसके ऊपर वाला फिर पढ़ेंगे, ठीक है। वन राज्य के आय का एक प्रमुख स्रोत, ठीक है। वन क्या होता है? तो वन होता है राज्य के एक आय का प्रमुख स्रोत है। कैसे? देखो, इससे अनेक प्रकार की लकड़ियाँ, औषधि तथा कई प्रकार की उपयोगी पदार्थों की प्राप्ति होती है। किससे? वनों से प्राप्त होती है। राज्य में वनों से शतावरी, अश्वगंधा, कचरी, सिरना, हरे बहेड़ा आदि। अब कुछ यहाँ से औषधियाँ मिलती हैं, कुछ मसाले जैसे हो गया तेजपात, इलायची, हींग हो गया, आदि मसाले हो गए। कुछ सूखे फलों, अखरोट, चिरौंजी, बादाम आदि सूखे फलों तथा गुग्गुल लाख, रुद्राक्ष, रीठा, भांग आदि अनेक उपयोगी पदार्थों की प्राप्ति होती है। फिर आता है चीड़ वृक्ष से लीसा। देखो, ये इम्पोर्टेंट है। जो राल, रेंजिंग, बिरोला, टर्पेनाइट और तारपीन बनाया जाता है, जो कि वार्निश, रंग रोगन, बूट, पॉलिश, कांच आदि बनाने में प्रयोग होता है। बहुत बढ़िया। देखिए, बबूल आदि लकड़ियों की छाल से रंग, पॉलिश आदि बनाए जाते हैं। बुरांस, देखो, बबूल आदि वृक्षों से क्या बनाया जाता है? रंग, पॉलिश। मतलब रंग और पॉलिश कैसे, कौन से वृक्षों से बनाया जाता है? कभी पेड़ में पूछ लेगा तो क्या रखना आपको? बबूल, ठीक है। बुरांस, ढाक आदि के फूलों के रंग बनाए जाते हैं। बेंत, बांस, रिंगाल आदि घरों में, काशों में गृह उपयोगी अनेक सामग्रियां तथा फर्नीचर बनाए जाते हैं। खैर के वृक्ष के छाल से गत्था बनाया जाता है। भोजपत्र के तने से कागज बनाया जाता है। सैमल, गुरेल और चीड़ से माचिस, तिल्ली, डिब्बी आदि बनाई जाती है। कपूर के पौधों से कपूर प्राप्त होता है। अच्छा, कपूर के पौधे से, वो तो नॉर्मल है। देवदार से सुगंधित तेल और फर्नीचर प्राप्त होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देवदार से आपको क्या प्राप्त होता है? तो ये पूछ सकता है। तो सुगंधित तेल और फर्नीचर। वीलों की लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछता है बताइए? बल्ले किससे बनते क्रिकेट? तो वीलों की लकड़ी से, ठीक है। किससे? वीलों की लकड़ी से। बाल, नट व साल की लकड़ी से वाद्य यंत्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब किसकी लकड़ी से? वालनट
मतलब वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। तो वालनट व साल की लकड़ी से वाद्य यंत्र। सुप्रस से पैकिंग डिब्बे व फर्नीचर बनाए जाते हैं। ठीक है, पैकिंग डिब्बे या फर्नीचर कौन सी लकड़ी है? सुप्रस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मतलब बल्ले व्हीलों से बनाए जाते हैं। वालनट व साल्स की लकड़ी से वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। अब उसके बाद क्या, उत्तराखंड का वनदान बांज वृक्ष के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है देखो। बांज एक शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष, अभी बता रखा था, ठंडा इलाकों में पाया जाता है। कितनी इसकी हाइट है, अगर ये कमेंट सेक्शन में आप बता दो कि भाई साहब मज़ा आ जाएगा, बता रहा हूँ। जिसका वनस्पतिक नाम देखो, कवर कस। ठीक है, कमर को कसने वाला, तो कवर, एक कवर होता है, कवर याद है, कवर कस। ठीक है, ल्यूकोटा, अच्छा वही था ये, ल्यूकोटा टाई लिखो, देखो ल्यूकोटाई कोफोरा। ठीक है, ल्यूकोटाई, ठीक है, कोटाई मतलब कुटाई करिए। ठीक है, कोफोरा है। पूरे विश्व में इसकी 40 प्रजातियां हैं। ठीक है, कितनी है इसकी? पूरे विश्व में कितनी? 40 प्रजातियां हैं, लेकिन उत्तराखंड में केवल 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। मतलब विश्व में 40 प्रजातियाँ पाई, ब्रह्म कमल की 210 पाई जाती है और उत्तराखंड में 24 पाई जाती है, याद होना चाहिए। लेकिन राज्य में केवल 5 प्रजातियाँ, सफ़ेद हरा मोरू, मतलब सफ़ेद हरा या फिर मोरू, भूरा खर्च, मतलब ये चीज़ें तो फन्यार्ड या रिजाइन। पूछा क्या जाता है, बांज कैसा वृक्ष है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय, जिसका वनस्पतिक नाम कवरस ल्यूकोटाई कोफोरा है। पूरे विश्व में इसकी 40 प्रजातियाँ हैं, लेकिन उत्तराखंड में केवल 5 प्रजाति। इस आदि वृक्ष को राज्य में शिव की जटा कहा जाता है। अच्छा, शिव की जटा कहते हैं। इस आदि वृक्षों को राज्य में शिव की जटा कहा जाता है, जो कि राज्य की नदियों को अपने में समेटे हुए। अच्छा, जो राज्य की नदियों को अपने में समेटे हुए। ठीक है, बाज, विशेषकर सफ़ेद बाज, क्या कहा मैंने, बाज जो है विशेष सफेदकर बाज उत्तरांचल की पर्यावरण सुरक्षा एवं जनमानस की उपयोगिताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इस वृक्ष की जड़ों में असंख्य रोएं होती हैं। ठीक है, जिसे जाल में मिट्टी की मोटी मोटी परतों व पानी को सुरक्षित रखने की अपार क्षमता होती है। जिसके जाल में मिट्टी की मोटी मोटी परतों को और पानी को संरक्षित करने की क्या होती है, अपार। इसके क्या होती है, असंख्य रोएं होती हैं। ठीक है, यह एक अनुमान के अनुसार बांज के एक वयस्क वृक्ष की जड़ों तथा उनमें संरक्षित मिट्टी में 3.5 घन मीटर पानी को रोक सकने की क्षमता होती। बताओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वृक्ष है, मतलब यह वरदान है हमारे लिए। एक अन्य अनुमान के अनुसार एक बांज का वृक्ष अपने जीवन काल में, ठीक है, अपने जीवन काल में कह रहा हो क्या, 1 करोड़ 40 लाख रुपए के मूल्य का पर्यावरणिक लाभ पहुंचाता है। भाई साहब ये इम्पोर्टेंट, 1 करोड़ 40 लाख रुपए का मूल्य का पर्यावरण लाभ पहुंचाता है। यह लाभ ऑक्सीजन, पर्यावरणिक प्रदूषण का नियंत्रण, भूरक्षण की रोकथाम, उर्वरता की स्थायित्व, पानी का परीक्षण, आर्द्रता व जलवायु नियंत्रण, चिड़ियों तथा अन्य जंतुओं की आश्रय, प्रोटीन परिवर्तन आदि के रूप में होता है। इसकी लकड़ी का उपयोग ईंधन, कृषि यंत्र के निर्माण आदि में प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बांज का जो है किसी रूप में करा जाता है, कृषि यंत्र और ईंधन के रूप में। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके पत्तों का उपयोग पशु को खिलाने, बहुत मतलब जो ये होता है ना, ये पशुओं को खिलाने, मतलब जो गांव में क्या कहते हैं, मतलब बांस होता है, बांस का जो घास, जो हमारी गाय होती है ना, अगर वो बांस खाती है तो इतना अच्छा दही बनता है ना, दही घी, उसका मतलब अलग ही सुगंध होती है। क्योंकि बांस देखो ना, मैं कहता रहा हूँ 1 करोड़ 40 लाख, समझ में आ रहा है, 1 करोड़ 40 लाख रुपए के मूल्य का पर्यावरण को लाभ देता है भाई एक बांस का वृक्ष। फिर जीवन काल में, पूरे जीवन काल में एक वयस्क बांस की बात कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है। फिर अब उसके बाद चलो प्रमुख उपयोगी वनस्पति औषधि देखें। उसके बाद है प्रमुख उपयोगी वनस्पति औषधि। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, उत्तराखंड प्राकृतिक वनस्पति का खजाना है। ये तो आप मानते हो कि उत्तराखंड जो प्राकृतिक खजाना है, प्राकृतिक वनस्पतियों का खजाना है। चरक संहिता में इस क्षेत्र को वानस्पतिक बगीचा और हिमालय में हिमवंत औसत भूमि नाम
कहा गया। ठीक है, क्या कहोगे, जैसे आपसे क्या कहा जा सकता है, चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, तो वानस्पतिक बगीचा का है। क्या कहा गया, उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा का है। हिमालय को हिमवंत औषध भूमि नाम, मतलब हिमालय में बहुत सारी औषधि हैं, इसलिए हिमालय को क्या कहते हैं, हिमवंत औषध भूमि नाम। राज्य में लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। ये पूछ सकता है कि क्या बोला मैंने, राज्य में कितने प्रकार की औषधि पाई जाती है, जड़ी बूटी पाई जाती है, ये पूछ सकता है। तो आपको याद रखना कितने प्रकार की हैं, तो आप बताना वहाँ पे 500 प्रकार की। इनमें से कई पौधों को स्थानीय लोग सब्जी या चटनी के रूप में खाने, तेल निकालने, जूस पीने तथा औषधियाँ जैसे किलमोड़ा को पीलिया में, ये तो बहुत मज़ा आता है इसको। ठीक है, घोड़चक्क को अतिसार में, मरोड़ फली को सर्प विष और चिरायता को ज्वर उतारने में। ठीक है, अब जो ये चीज़ें बता रहा है, जैसे क्या कह रहा है, देखो किलमोड़। ठीक है, किलमोड़ हमारे गांव में होता है, जो पहाड़ी लोग होंगे समझ गए होंगे किलमोड़ क्या होता है, जिसका उपयोग क्या करें, पीलिया में करा जाता है, पीलिया उतारने में इसका प्रयोग करा जाता है। और घोड़चक्क, इसमें क्या होता है, अतिसार में इसका उपयोग करा जाता है। मरोड़ फली, अब मरोड़ फली का मतलब क्या होता है, जो सर्प के विष को मोड़ दे, वो होता है मरोड़ फल। ठीक है, मरोड़ फली हुआ, तो मरोड़ फली क्या होता है, जो सर्प के विष को मरोड़ दे। और लास्ट वाला क्या है, चिरायता, जो ज्वर उतारने के लिए होता है। ज्वर क्या होता है, तेज होता है, तो चिरायता, तो ज्वर को उतारने वाला क्या है, चिरायता के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, ये पौधे राज्य के आय के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, ये पौधे क्या होते हैं, राज्य के आय के प्रमुख स्रोत हैं। कैसे, अब ये चीज़ें देखो, एक तरह से क्या है, ये एक तरह से क्या होती है भाई, औषधि के तौर पे मेडिसिन तो है ये, तो वही चीज़ों का तो यूज़ करके हमको मेडिसिन बनाई जाती है, वही तो चीज़ें मेडिसिन बनाई जाती है इन्हीं का उपयोग करके, तो वही चीज़ें कह रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, इनमें अनेक प्रकार के औषधियाँ, यूनानी, तिब्बती, एलोपैथिक और होम्योपैथिक आदि औषधियाँ, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य पदार्थों तथा रंग आदि बनाए जाते हैं। ये जड़ी बूटियाँ मुख्य रूप से 3 उद्योगों, पहला क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है, परफ्यूम और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री व फूड इंडस्ट्री में प्रयुक्त होती है। राज्य में मिलने वाले कुछ प्रमुख औषधीय पौधे अधोलिखित हैं। मतलब वो ये इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करा जाता है, जैसे फार्मेसी, ये क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो गया, जो परफ्यूम हम लोग बनाते हैं उसमें हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, कॉस्मेटिक का तो भैया होगा, और फूड। ठीक है, इन चीज़ों में क्या इसका प्रयोग करा जाता है। राज्य में मिलने वाले कुछ प्रमुख औषधि पौधे नीचे कुछ लिखे पड़े, जैसे झूला। अब झूला, एक होता है झूला झूलने वाला, ये कौन सा झूला भैया देखे जरा। ठीक है, एक होता है झूला झूलने वाला। अब ये झूला कौन सा देखते हैं, तो राज्य में 5500 मीटर की हाइट पर झूला वनस्पति की मक्कू, छड़ीला आदि कई प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, पहली बात तो झूला जो है कितनी हाइट पर पाया जाता है, तो 5500 की हाइट पर ये पाया जाता है। कौन, झूला वनस्पति की मक्कू, छड़िया आदि कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। राज्य को इसके व्यापार से बहुत अधिक आय होती है। झूला एक तो नॉर्मल होता है झूला, उससे भी आय को बहुत, मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा क्या होती है, आय की प्राप्ति होती है। जैसे लोग होते हैं, लोगों को झूला झूलने की बहुत ज़्यादा आग होती है, तो वही चीज़ें कह रहे हैं। ठीक है, इसका उपयोग सांभर व गरम मसाले, रंग रोगन, हवन सामग्री बनाने, ठीक है, रेजिनोइड निकालने में किया जाता है, जो सुगंधी में प्रयोग किया जाता है। प्रथम ग्रेड का झूला फ्रांस को निर्यात किया जाता है। ये देखो, क्या ये झूला किसी को निर्यात भी करा जाता है। झूला कहेंगे तो झूला वाला झूला नहीं भाई, ये किसके में, ये औषधि के रूप में भी होते हैं झूला। तो क्या प्रथम ग्रेड का जो झूला किसको निर्यात करा जाता है, तो याद रखना फ्रांस को निर्यात करा जाता है।
झूला क्या होता है 5500 मीटर की हाइट पर पाया जाता है। ठीक है, झूला वनस्पति की जो अन्य प्रजातियां, ये भी कई बार पूछ लेता है, तो क्या मक्कू है और छड़ीला है, ये इसकी अन्य प्रजातियां हैं। राज्य को इसके व्यापार में बहुत अधिक आय होती है। रीजन क्या है, इसका प्रयोग मसालों में किया जाता है। देखो सांभर व गरम, अब बताओ इसका प्रयोग, तुमने कभी सांभर खाया है? खाया बिल्कुल होगा। तो सांभर जो होता है इसका प्रयोग, झूले का प्रयोग इसमें करा जाता है। गरम मसाले हो गए, बिल्कुल करा जाएगा। मतलब झूला एक तरह झूम जाए आदमी जब खाए तो सांभर, आहा। फिर झूला तो गरम मसाला हो गया। रंगों में इसका प्रयोग करा जाता है। हवन सामग्री में इसका प्रयोग करा जाता है। हवन सामग्री में इसका प्रयोग होता है। वह रेजिनोइड निकालने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, और क्वेश्चन ये पूछा था प्रथम ग्रेड का जो झूला होता है किसको निर्यात करा जाता है, तो फ्रांस को निर्यात करा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखते हैं, अच्छा ब्राही ये क्या होता है, यह एक बहुवयस्क शाक है। शाक, अच्छा ये साग क्या होता है, हमारे उधर क्या होता है पहाड़ी में साग, तो साग क्या होती है, सब्जी होती है एक तरह से देखा जाए तो, जो कि बुद्धिवर्धक होती है। क्या होता है, बुद्धिवर्धक, जो बुद्धि को का विकास करती है। तो क्या होता है ब्राही, ये क्या होता है, बहुवर्षीय शाक है। बहुत वर्षों से चलने वाला शाक कह सकते हो। तो बहुवर्षीय शाक है जो का प्रयोग क्या होता है, बुद्धिवर्धक के रूप में होता है। हरिद्वार में यह बहुतायत मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो हरिद्वार में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग करा जाता है। किसका हो गया, तो याद रखना शाक का। घिंगारू क्या है, 3600 मीटर की हाइट तक उगता है। इसमें फल को खाया जाता है, इसके फल को खाया, घिंगारू। हाँ, घिंगारू जो होता है ये हमने भी खा रखा है। ठीक है, इसका प्रयोग ये बहुत इंपॉर्टेंट, हृदय रोगों के लिए इसका फायदेमंद है। जो जानते हैं पहाड़ी आदमी वो तो समझ ही के होंगे। तो घिंगारू क्या होता है, 3600 मीटर की हाइट पर पाया जाता है। पहली बात तो इसका क्या होता है, फल को खाया जाता है। यह जो घिंगारू है ये क्या होता है, ये भैया हृदय रोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। फिर आता है शिका काई, मतलब काई आ गया, क्या बोला, शिका काई। यह 2500 मीटर की ऊंचाई तक बहुतायत में पाया जाता है। इसके पक्के फलों से मतलब आयुर्वेदिक शैम्पू बनाया जाता है। सिका काई क्या होता है, काई का मतलब समझो, जब तुम काई निकालते हो तो उसका यूज़ करते हो, तो आप काई क्या है उसको ज़्यादा रगड़ोगे तो एक तरह से शैम्पू के रूप में बन जाएगा, मान के चलो। तो वही होता है कि काई, शिका काई जो होता है इसका प्रयोग शैम्पू के रूप में करा जाता है। शिका काई 2500 मीटर की हाइट तक पाया जाता है। रीज़न क्या होगा, देखो हाइट पे पाया जाएगा। मैंने कहा ना, जब ज़्यादा हाइट पे जाओगे तो उसके बाद क्या होता है, केवल घास और काई पाई जाएगी, पड़ा रखा है इससे पहले, याद है ना। तो वही चीज़ें कह रहे हैं। तो 2500 मीटर की हाइट, जहाँ शैम्पू कहाँ मिलता है 2500 मीटर की हाइट में, कौन, शिकाकाई। इस तरह से आपको याद है। देखा, पक्के फलों से आयुर्वेदिक शैम्पू बनाई जाती है। भीमल क्या है, इस पौधे का सभी भाग उपयोगी, बताओ ऐसा कौन सा पौधा जिसका सभी भाग उपयोगी। भीमल, भीम याद कर लो फिर लॉ लगा लेना, तो भीम समझ में आए, भीमल। इसकी कोमल शाखाओं को कूटकर शैम्पू के रूप में प्रयोग करें, वही है कोमल शाखाओं को। पहली बात तो ऐसा कौन सा पौधा है जिसका हर चीज़ फायदेमंद है, तो याद रखना भीमल है। कौन सा पौधा है, भीमल। ठीक है, कौन सा, भीमल है पौधा, तो याद रखना। ठीक है, और इसके पक्के फसलों से मतलब वही है। ठीक है, वो चीज़ छोड़ो। बिच्छू घास, भाई साहब जब पड़ता है ना भाई, ये जो घास है ना, कभी पहाड़ में आओ मैं तुम्हारे मारूंगा इस घास से। पहली बात तो मेरे को भी पकड़ने के लिए इसको क्या हो, कुछ ना कुछ हुआ। जो पहाड़ी आदमी वो समझ गया होगा कि बिच्छू घास का यूज़ किस में करा जाता है, और ये बिच्छू घास जो है कैसी पड़ती है। मतलब ये अगर लग गया ना तुम्हारे शरीर में, तो जब तक तुम अपने नाक का शिकड़ा नहीं लगाओगे ना उस पोजीशन पे, कहते हैं, मतलब हमने भी करा ये, मतलब बहुत बार, तो तुम्हारा वो जो दर्द होता है वो शांत नहीं रहेगा, क्योंकि वो गर्माहट ला देता है। ठीक है, तो वो चीज़ें ध्यान रखो, आपको पता होगा, जो समझदार पहाड़ी लोग समझ गए होंगे। तो बिच्छू या फिर इसको क्या कहते हैं, कंडाली। ठीक है, कंडाली इसी को कहते हैं। तो देखो राज्य में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, मतलब बिच्छू घास का ना सब्जी बनाई जाती है, मेरे को बाद में पता चला, लेकिन हमारे गाँव वही बहुत मात्रा में पाया जाता है बिच्छू का। ठीक है, पता है, जिसको पता हो कमेंट सेक्शन में बताओ, कभी किसी ने तुम लोगों को सब्जी खा रही है इसकी। राज्य में बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला यह औषधि घास यूरोप मूल की है।
अच्छा अच्छा, आज तक जो थे लोगों को, अभी तुम्हें ये देखो, तुम एक एक लाइन पढ़ोगे तुम्हें ज़्यादा याद रहेगा। अब तुम्हें ये थोड़ा पता था बिच्छू घास यूरोप की है भाई, यूरोप मूल की है, वो यूरोप की है। तुम तो सोचते थे बेकार है, लेकिन देख लो कहाँ की है। ठीक है, इसके पत्तों की सब्जी के रूप में खाया जाता है। देखो, विटामिन तथा खनिज लवणों से युक्त यह पौधा एनीमिया रोग का नाशक करता है। देखो बताओ, एनीमिया रोग का नाशक करने वाला है भाई बिच्छू घास। सोचो, याद को भाई, ये समझ में आ रहा है। पहली बात तो बिच्छू घास यूरोप का है, ठीक है, यूरोपीय मूल की घास है। इसकी सब्जी बनाई जाती है, ठीक है, और सब्जी बना के खाया जाता है। इसमें विटामिन होते हैं, खनिज लवण से युक्त होता है भाई साहब। यह पौधा किस रोग में बिच्छू घास का प्रयोग होता है, मतलब नष्ट, उसको ख़त्म करने में। तो याद है, एनीमिया रोग जो होता है उसको नाश कर देता है बिच्छू घास। भैंकल, अब ये कई बार पूछ लेता है भैंकल हो गया बिच्छू घास। भैंकल 4000, ठीक है, अभी तक का सबसे ज़्यादा हाइट में यही है भयंकर, याद है। 4000 की ऊंचाई तक पाए जाने वाले इस पौधे के बीज से तेल निकालकर भूटिया लोग खाते हैं। देखो, भैंकल, भौ से भूटिया, भूटिया लोग क्या करते हैं, भूटिया लोग हाइट पे रहते हैं। तो हाइट माने 4000 से ऊपर, 4000 मीटर तक पाए जाते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, ये भूटिया लोग क्या करते हैं ना, इसके बीज से तेल निकाल कर उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, खाते हैं। और गठिया रोग के लिए इसका प्रयोग, तेल लाभकारी, ये बहुत आजकल पहाड़ों में मतलब ना गठिया रोग, लोग जो गठिया रोग है ना, इससे बहुत लोग क्या हो रहे हैं आजकल, ग्रसित हो रहे हैं। तो वही चीज़ रहती है। तो वो गठिया रोग से मतलब पीड़ित हूँ, वो लोग क्या करें, भैकल तेल का यूज़ करें। जो लोग क्या करते हैं, भोटिया लोग बना के खाते हैं, 4000 की हाइट में, ठीक है। उसके बाद है श्यावाली, जिसको कहते हैं निर्गुणी। क्या, श्यावाली निर्गुणी। यह वनस्पति राज्य में 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, ठीक है। यह वनस्पति राज्य में कितना, 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस पौधे का हर भाग औषधि है, ठीक है। इस पौधे का हर भाग क्या, औषधि है। इसकी पत्तियां गठिया और कटे के लिए लाभकारी होती है, ठीक है। गठिया और कटे मतलब इम्पोर्टेंट, देखो, गठिया के लिए एक भैकल हो गया और एक हो गया श्यावाली, जिसको कहते हैं निर्गुणी, ठीक है, निर्गुणी। इसकी पत्तियां गठिया और कटे के लिए लाभदायक होती है। तो इसके पुष्पों का उपयोग पेचिश, हैजा, बुखार, यकृत, हृदय की बीमारी को ठीक करने में किया जाता है भाई साहब। ये चीज़ें तुमको ना आज तक पता नहीं होगी अगर तुम एक एक लाइन नहीं पढ़ोगे। तो एक एक लाइन पढ़ने का फ़ायदा ये हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, श्यावाली जो होता है, यह वनस्पति पहली बार 4000 मीटर की ऊंचाई, 1000 मीटर की, एक 4000 में केवल भैंकल, जो भोटिया लोग इसके तेल निकाल के खाते हैं बीज से, और गठिया के लिए इसका प्रयोग होता है। तो उसके बाद है श्यावाली जो है, जिसके अंदर गुण ही नहीं है। तो याद रखना, निर्गुंडी, ठीक है, 1000 मीटर की हाइट में पाई जाती है। जो गुंडी है वो 1000 मीटर की हाइट में पाई जाती है। इसके पौधे को हर भाग जो होता है औषधि होता है। इसकी पत्तियां जो होती है गठिया के रूप में, गठिया और कटे के लिए लाभदायक होती है। तो इसके पुष्पों का उपयोग पेचिश, ठीक है, पुष्पों का उपयोग कह रहा हूँ। देखो, इसका पुष्पों का उपयोग मैंने क्या, पहली बात तो इसका पूरा जो होता है पौधे का हर भाग औषधि से युक्त है। इसका देखो, इसके पुष्पों का उपयोग पेचिश, हैजा, बुखार, यकृत, हृदय की बीमारी, मैंने कहा इसका, ये भाई पुष्पों की बात करूँ, पुष्प कह रहा हूँ मैं इसका, ठीक है, जो क्या है, गुणी नहीं है, तो निर्गुणी, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा हूँ। तो इसका उपयोग क्या, पेचिश, हैजा, बुखार, यकृत एवं हृदय की बीमारी को ठीक करने में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, श्यावाली निर्गुणी का उपयोग, ठीक है। अब जो आधे बच्चे नाराज़ हो गए, सर आपने यार किलमोड़ा का तो यहाँ पे प्रयोग ही नहीं करा, ठीक है। अब किलमोड़ा का थोड़ा बहुत प्रयोग तो करो सर, तभी तो मज़ा आएगा करके। यही तो चीज़ तुम चाह रहे होगे भैया। पीलिया का तो तुमने बताया नहीं, अब बता दो। इसे अब देखो, दारू हरिद्रा, ठीक है, दारू याद रखो, किरमोंडा, तो किलमोड़ा, उसका प्रयोग क्या होता है। इसे पहली बात तो दारू, जो दारू पिए तो कौन, हरी पीता है, तो दारू हरिद्रा या जरिस भी कहते हैं, जरिस्क, इसको इश्क हुआ, उसने दारू पी, तो वही सुने, दारू और इश्क होता है ना, इश्क, तो वहाँ से याद कर लो, तो जरिस्क, ठीक है, जरिस्क, कौन,
दारू कौन, हरिद्रा, ठीक है, भी कहा जाता है। इसको दो नाम से जाता है, दारू हरिद्रा या जरिस्क। इसको कहा जाता है किलमोड़ा को। यह एक शीतोष्ण पौधा है, शीतोष्ण का मतलब ठंडा पौधा है, ठीक है। इसकी अर्क, फसल, फल, जड़ की खाल, तना व लकड़ी उपयोग में लाई जाती, ठीक है। ये देखो, अरे इसका तो पूरे पौधा ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। फल हो गया, इसका जड़ हो गया, तना हो गया, लकड़ी का उपयोग, सब इसके लिए उपयोग में लाई जाते हैं। इसकी जड़ों में व लकड़ियों में बरबेरियन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। क्या, बरबेरियन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। कहाँ पर, समझ में आया। इसकी लकड़ियों और जड़ों में क्या पाया जाता है कहोगे, तो आपको इतना तो याद होना चाहिए, ठीक है। क्या पाया जाता है, बरबेरियन हाइड्रोक्लोराइड। तो हाइड्रोक्लोराइड तो HCl तो आपको याद है, उससे पहले का क्या है, तो बरबेरियन, ठीक है। कहाँ, जड़ों और लकड़ियों में, किसके, किलमोड़ा के। इसका स्रोत आँखों के रोग, मतलब आँखों के उपचार के लिए इसका जो स्रोत होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, फ़ायदेमंद रहता है। आँखों के लिए कौन सा पौधा, किलमोड़ा। यह पौधा वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सा पौधा वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया, तो कौन सा है, किलमोड़ा, ठीक है, बिल्कुल सर। किलमोड़ा का मतलब समझ में आया। पहले बात तो दारू है इसका नाम, और दारू क्या है, इसके चक्कर में पीता है, तो दारू हरिद्रा, और हुआ किसको, इश्क, तो याद हो जरिस्क, ठीक है। यह क्या, शीतोष्ण पौधा है। पहली बात तो किलमोड़ा क्या है, शीतोष्ण पौधा है। इसकी अर्क, फसल, फल, जड़, सब कुछ इसका क्या है, बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसके जड़ों और लकड़ियों में क्या पाया जाता है कहोगे, तो यह हाइड्रोक्लोराइड तो आपको याद हो गया, बरबेरियन, और क्या, बरबेरियन पाया जाता है। इसका औषध आँखों के रोगापचार के लिए प्रयोग है। इसका रस कह सकते हैं, रसोद का मतलब रस जो होता है, आँखों के लिए उपचार के लिए प्रयोग है। यह एक ऐसा पौधा है जिसको वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया, ठीक है। किसको रखा गया, किलमोड़ा को, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दो। फिर क्या लिखा है उसके बाद, ममीरा, जिसको कहते हैं पीली जड़ी, ठीक है, ममीरा, ठीक है। क्या है, ममीरा, ममीरा तो पीली जड़ी। इसकी जड़ पीले रंग की होती है, पहली बात तो, ठीक है, पीली जड़ी ममीरा, जिसको ममीरा गांठ के नाम से बाजार में बेचा जाता है, ठीक है। इसको क्या है, किस नाम से, पीली जड़ी के रूप में। इसकी जड़ों से बना सुरमा आँखों के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। जड़ें टॉनिक के रूप में भी प्रयोग की जाती है। ममीरा क्या है, पहली बात तो पीली जड़ी है, इसकी जड़ें पीली होती है। अब पीली है भैया, नाम से ही समझ में आ रहा है, ममीरा पीली जड़ी, पीली जड़ी का मतलब जड़ जो है इसका पीला होता है। इसका प्रयोग क्या होता है, ममीरा गांठ या पीली जड़ी के नाम से बाजार में बेचा जाता है। कोई पूछे ममीरा गांठ क्या है तुम्हारे पास, तो वो क्या कहलाता है, मतलब पीली जड़ी के रूप में कहा जाता है उसको, पीली जड़ी मतलब पीली जड़ी कह रहा हो। फिर इसकी जड़ों का प्रयोग क्या होता है, बना जो सुरमा होता है वो आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, कहते हैं। जड़ें टॉनिक के रूप में भी प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है अमेस, इसे हिप्पोपी नाम से भी जाना जाता है। एक बंदा अभी देखा, हिप्पो है ना, हिप्पो, तो हिप्पोपी, ठीक है। हिप्पो याद है, हिप्पो, तो वो कहा अमेज को, तो अमेज जो है उसको हिप्पो कहा गया, तो हिप्पोपी नाम से जाना जाता है। इसमें राज्य के अन्य पौधे की अपेक्षा अधिक मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस और लौह तत्व मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से क्या पूछ लेगा कि बताइए कि राज्य में ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस और लौह तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो अमेज, जो हिप्पो है, तो हिप्पोपी। इसका उपयोग दवा से लेकर सौंदर्य प्रशासन तथा टॉनिक बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग क्या, दवा से लेकर सौंदर्य प्रशासन तथा टॉनिक बनाने में किया जाता है। किसका, अमेज का प्रयोग क्या करा जाता है कहोगे, दवा से लेकर सौंदर्य प्रशासन तथा टॉनिक के रूप में टॉनिक बनाने में इसका प्रयोग करा जाता है, ठीक है। याद रखना, देखो ये भूलना नहीं है आप लोग को। अच्छा, उसके बाद इसकी जड़ें मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर रखती है, बहुत इम्पोर्टेंट।
किस पौधे या किस औषधि की जड़ें जो होती है वो मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर रखती हैं? तो अमीस, ठीक है। अमीस का दूसरा नाम है हिप्पोपी, ठीक है। समझ में आया? अब अभी तक इसके फलों का प्रयोग देखो लोग क्या करते हैं, चटनी बनाने में करते हैं, और टमाटर के विकल्प, जैसे टमाटर तुम्हारे पास नहीं है तब आप उसका प्रयोग अमेज जो है अमेज के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। टमाटर के विकल्प के रूप में इसका प्रयोग, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे व्यापारिक उपयोग शुरू कर दिया। चीन इसके निर्यात से 500 करोड़ डॉलर पैदा करता है, बताओ। चीन इसके निर्यात से 500 करोड़ डॉलर पैदा करता है, बताओ। हमें पता ही नहीं है। अमेस, ठीक है। इसका नाम दूसरा क्या है? तो हिप्पोपी हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम, फास्फोरस और लॉयस के सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका प्रयोग क्या है? दवा से लेकर सौंदर्य तक का इसका प्रयोग किया जाता है और टॉनिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी जो जड़ें होती है वो क्या करती है? नाइट्रोजन को स्थिर रखती हैं, ठीक है। अभी तक का तो लोग क्या कर रहे थे, इसका फलों का प्रयोग केवल क्या कर रहे थे, चाहे चटनी बना देंगे या फिर टमाटर के विकल्प के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार ने इसको व्यापारिक उपयोग शुरू कर दिया है, ठीक है। और चीन इसके निर्यात से 500 करोड़ रुपये कमा रहा है, बताओ। हमें कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या है? धुनेर, यह पौधा 2000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाए जाने वाला है, जो कि टेक्सास प्रजाति का है। टेक्सास प्रजाति का पौधा कौन सा है? धुनेर है। अभी हाल ही में अमेरिका में इस प्रजाति के पौधे से कैंसर इलाज और के लिए टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त करा जाए, बताओ। देखो उत्तराखंड कितना ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी औषधि पाई जाती है, किसी को पता ही नहीं है। तो धुनेर याद रखो। ये क्या है? पहली बात तो ये एक पौधा है जो 2000 की हाइट पर पाया जाता है, ठीक है। और अभी क्या हुआ था, इसमें ये कौन सी प्रजाति है इसकी? टेक्सास की है। अमेरिका में अभी जब शोध हुआ तो कैंसर के इलाज में इसमें से टैक्सोल जो है प्रजाति, टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त कराया गया। अब बताओ, इतनी ज़्यादा हम लोग यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी औषधियाँ रखी पड़ी है, तुम्हें पता ही नहीं, बताओ। उसके बाद क्या है? ऊंचाई के क्रम में मिलने वाले कुछ प्रमुख औषधियाँ, उपयोगी औषधियाँ। देखो इसमें से बहुत कम मेरे हिसाब से तो चांस है कि आपसे कुछ पूछ ले, ठीक है। देख लेते, फिर भी क्या पता पूछ ले। पहले 1000 मीटर की ऊंचाई तक की बात करते हैं, ठीक है। अंतमूल गिलोय इम्पोर्टेंट है, चलो जो जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। पड़िया, वन तुलसी, अदरक, ठीक है, अश्वगंधा, इलायची, ठीक है। उसके बाद क्या, देखो लगभग 1000 मीटर से 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक केसर, ब्रधी, बलोरियम, चाय, पायरेथ्रम, जीरेनियम, कड़वी, हसरान आदि वनस्पतियाँ पाई जाती है, ठीक है। 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक केसर, ब्रधी, कलोरियम, बलोरियम, चाय याद कर लो, ठीक है। और अभी तो चाय याद कर लो, ठीक है। चाय और केसर दो चीज़ें, वो कहाँ पाई जाती है? 1000 से 1500 मीटर। 1000 की ऊंचाई तक पाया जाने वाला गलोय है, अदरक है, अश्वगंधा, इलायची भाई ब्रैकेट में लिख के भेजा पिथौरागढ़ में, ठीक है। उसके बाद 1500 से 2700 की ऊंचाई में समोया, पाती, वन, अजवाइन, अच्छा अजवाइन, ठीक है। ये पूछ सकता है कभी बार। और चिरायता, जैनेर, ब्रजंती, दंती, महाथेदा, वनपसा, धतुरा, ये इम्पोर्टेंट, चलो धतुरा। कड़वी, पाषाण भेद, मकोय, कपूर, टीलो, ये भी हो गया। कचरी, मिमरी, ममीरी, हंसरान, रत्नजोत, डीलू, हींग, ठीक है। उसके बाद देखो लगभग 2700 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर कुटकी, वन ककड़ी, हाँ ये ककड़ी हो सकती है। साल, मिस्री, सेवेंडर,
निर्विसी रीठा ये पूछ सकता है, वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं आप पे, बस मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और क्या है, गिंद्रायण आदि, गणायन ये बहुत इंपॉर्टेंट, गणायन रीठा हो गया, ठीक है, वन ककड़ी हो गई। तो चलो एक बार दोबारा से देखते हैं। 1000 मीटर में कौन सी पाई जाती है, गिलोय, अदरक, अश्वगंधा, इलायची, इलायची ब्रैकेट में याद है पिथौरागढ़ में पाई जाती है। 1000 में 4 चीज़ें आपको, गिलोय, अदरक, अश्वगंधा और इलायची। फिर आपका लगभग 1000 से 1500, फिर 500 मीटर और ऊपर गए। 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक देखें तो केसर, ब्रधी, चाय और हंसरान। 1500 से 2700 रेंज कैसे, 1000, 1500, 1500, 2700, फिर 2700 से ऊपर ख़त्म। 1500 से तीसरे वाले में क्या क्या है, अजवाइन है, कपूर है, हींग हो गया, हंसार, अच्छा इसमें भी हंसारन, ठीक है, दोनों में। लगभग 2700 मीटर की बात करें तो रीठा, गणायन, बस सबसे ऊपर हो गया 2 चीज़ें।